कर प्रणाली कर रहे थे, कुछ कर किए थे, आयकर किया था, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा देश में उत्पन्न वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो नाम क्या है? उत्पाद शुल्क। शुरुआत में केवल औषधियों और शराब पर उत्पाद के शुल्क नहीं लगाया गया, क्योंकि ये उत्पाद कौन लगाता है? राज्य सरकार, आबकारी कर होता है। तो इस पर राज्य सरकार लगाती है। 95 तक, यानी शुरुआत से लेकर जब से उत्पाद शुल्क लगा है तब से लेकर 1995 तक केवल वस्तुओं पर ही लगाया जाता था, सेवाओं पर नहीं लगता था। लेकिन 95 तक नहीं लगता था, लेकिन 94-95 पहली बार सेवाओं पर कर लगाया गया। यानी एक तरह से क्या हो गया? सर्विस टैक्स हो गया, वस्तु और सेवा कर हो गया। उत्पादित वस्तुओं पर कर और सेवाओं पर कर। यदि पूछने वाले नहीं है, कुछ नहीं पूछेंगे यहाँ से, इतनी डिटेल नहीं पूछने वाले। थोड़ा ध्यान रहे कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। शुरुआत में केवल ये उत्पादित वस्तुओं पर लगता था, सेवाओं पर नहीं लगता था। लेकिन 94-95 में ये पहली बार इसको सेवाओं पर भी कर लगाया गया। शराब और औषधियों पर नहीं लगता। औषधियां कौन सी? औषधियां कौन सी? आयुर्वेद या सारी औषधियां? हाँ, और आयुर्वेद भी राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, इसलिए हाँ वहाँ, हाँ, ताकि नहीं तो अभी भी वहीं पर ही है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, अब तो है और भी राज्यों में भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। सीमा शुल्क, ये आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगता है। आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर, आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगता है। इसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता व स्पर्धा शक्ति को कम करने के लिए निर्यात शुल्क हटा दिया गया। निर्यात शुल्क कम ही होता है, ध्यान, आयात शुल्क ज्यादा होता है। निर्यात शुल्क में तो छूट भी दी जाती है। कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो केवल निर्यातोन्मुखी होते हैं, उनको कर से और विभिन्न प्रकार के शुल्क से छूट दे दी जाती है। यद्यपि इनकी भी कोई हिस्ट्री पूछने वाले नहीं है। इस लोह इस्पात हैं, औषधियां हैं, दवाइयां हैं, पेट्रोलियम आदि के आयात पर आयात शुल्क लगाया जाता है। लगभग सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगता है। किस पे कम लगता है, कुछ पे ज्यादा लगता है। लोह इस्पात, औषधियां, दवाइयां, पेट्रोलियम, आयात पर शुल्क लगाया जाता है, इसलिए महंगी हो जाती है। यद्यपि दवाइयां बहुत कम आयात की जाती है, क्योंकि भारत खुद दवाइयों का बड़ा उत्पादक, दवाइयों का, ऑटोमोबाइल्स का, मोबाइल का, लगभग है भारत में, और दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयां हैं यहाँ पर। लिखना ही नहीं है इसमें। आयात और निर्यात वस्तुओं पर लगता है, बस इतना ही करना है। आयात पे ज्यादा लगेगा, निर्यात पे कम लगेगा, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, इतना ही करना है। सेवा कर, सर्विस टैक्स अभी लगता है क्या? है अभी ये है सर्विस टैक्स नहीं है, अभी जीएसटी में शामिल हो गया।
तो इसको लिख लेना, जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। पहला पॉइंट ये लिखना। पहली बार कब लगा? 1994-95 में लगा था। 1994-95 पहली बार लगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर भी यहाँ भी पूछने वाले नहीं है, क्योंकि ये अब हट गया है, अब ये जीएसटी में शामिल हो गया है। सेवा कर, सर्विस टैक्स। सरकार के द्वारा नई सेवाओं को सेवा कर के अधीन लाया जाता है, वो ठीक है। केंद्र सरकार के लिए सबसे अधिक गति से बढ़ता हुआ कर है। क्यों? ज्यादातर सर्विस टैक्स, सर्विस सेक्टर ही तो सबसे बड़ा सेक्टर है हर जगह। परिवहन अगर देखें 3 सेक्टर है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है? कच्चा माल जहां से मिलता है, कृषि है, खान खनिज, वन संपदा, पशुपालन, डेयरी, ये सारे प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में क्या आता है? निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है। अभी लगभग कितना % है सर्विस सेक्टर का? सारा सर्विस सेक्टर तो है। प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर को गति देने वाला कौन सा है? सर्विस सेक्टर है। राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले कर, या राज्य सरकार को कहां कहां से क्या क्या प्राप्त होता है? आय के स्रोत है। राज्य सरकार को आय कैसे प्राप्त होती है, या कर कौन कौन से वसूले जाते हैं? जैसे केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है, ये राज्य सरकार की आय का स्रोत है। राज्य सरकार के अनुदान से, करों से, और कर भिन्न राजस्व से जो सरकार को आय होती है राज्य सरकार को। तो कर भिन्न राजस्व में ब्याज, लॉटरी से प्राप्त आय, लाभांश आदि। अब तो ये पता ही होगा कि कर भिन्न राजस्व कौन से होता है? जो करों से प्राप्त नहीं हो रही है, बाकी जैसे ही प्राप्त हो, चाहे फीस में हो, चाहे शुल्क में है, चाहे दंड है, चाहे उपहार है, चाहे कोई जुर्माना लगा है, चाहे वो अनुदान है। अनुदान की कैटेगरी अलग हो जाती है। समझ गए? ये इनके आय के स्रोत हैं। अब आय पर कर। राज्य सरकार आय पर करों को 3 प्रकार से आय प्राप्त करती है। आयकर नहीं है ये आयकर नहीं है, ये आय पर कर है। आयकर कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। और आय पर कर कौन वसूलता है? राज्य सरकार है। आय पर कर, न कि आय कर। तो देखो, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कर में राज्य की भागीदारी जो राज्य को मिलता है, तो और वो भागीदारी कितनी है? अभी 29.5% केंद्र सरकार लगाता है। और उस कर में राजस्थान की राज्य की भागीदारी कितनी है? किसी भी राज्य की भागीदारी यही है, 29.5% है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर में राज्य की भागीदारी। फिर खेती से होने वाली आय पर कर। कृषि कर नहीं है ये किस पे लगता है? किसानों पर। तो कृषि उत्पाद बेचते हैं उन पर। यानी कोई भी किसानों के अलावा अगर कोई भी कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं तक बेचता है या पहुंचाता है, तो उससे होने वाली आय पर लगता है।
व्यवसाय पर कर, व्यवसाय पर कर, आप कोई किसी प्रकार का व्यवसाय या कोई काम करते हैं तो उस पर कर। और ये दोनों कर है वो कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। और क्या करेगा? वसूलेगा और खर्च करेगा। यानी राज्य केंद्र को नहीं देगा, केंद्र को नहीं देगा। आयकर के अलावा दोनों कर, ये क्या है? ये जो हिस्सा है ना, ये आयकर का हिस्सा है 29.5%। इसके अलावा राज्य के द्वारा ही लगाए जाते हैं ये दोनों कर, और राज्य के द्वारा ही खर्च किए जाते हैं। तो आयकर से कितनी प्राप्त होती है किसी भी राज्य को? 29.5%। जबकि कृषि से इतनी आय नहीं होती है, व्यवसाय कर से इतनी आय नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि आयकर की तुलना में इनसे गौण आय होती है, मुख्य स्रोत ही नहीं है ये तो आय का। आय के मुख्य स्रोत में आबकारी कर है, आयकर से हिस्सेदारी है, केंद्र सरकार की देखें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है और कस्टम ड्यूटी है। इन तीन का ध्यान रखना है आपको। केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए आय में से, आय कर में से राज्य का हिस्सा। दूसरा कृषि पर आय, और कृषि आय पर कर, और व्यवसाय कर। संपत्ति पर कर, अभी अपन किसके कर रहे हैं? राज्य के ही कर रहे हैं। ध्यान रखना, राज्य के ही आय के स्रोत कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति पर कर से आय प्राप्त करते हैं। क्या करना? संपत्ति। अब इसमें क्या क्या आएगा? संपत्ति कर के अंतर्गत भू राजस्व कर, स्टाम्प, पंजीकरण शुल्क, शहरी गतिहीन संपत्ति पर कर। गतिहीन संपत्ति पर कर यानी मकान, भूमि भवन पर कर देते हो क्या? भूमि भवन पर कर होता है, लेकिन इस ऐसे नहीं होता है ये। इसके बदले में आपको कुछ न कुछ सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन वो सुविधाएं हाँ नहीं तो वो देना, वो तो फिर देगा। अगर पहले से चल रहा है उनका कोई और वो वसूल नहीं कर रहे हैं तो वो ड्यू माना जाएगा। और वो जमीन उसी के मालिक, मूल मालिक की है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बेचते ही उसको उससे वसूला जाएगा, बेचने वाले से, और फिर खरीदने वाले से कंटिन्यू किया जाएगा। 1951-52 से है ये। भू राजस्व राज्यों की आय का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत था ये भू राजस्व। वो तो पहले से ही चला आ रहा था, उसी को कंटिन्यू किया गया। भू राजस्व का आधार क्या होगा? भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल, फिर उपज का मूल्य, और फिर कुल उपज कितनी हुई उसके अनुसार वसूला जाए। भूमि का एरिया कितना है? भू राजस्व कर। भूमि का एरिया कितना है, कितना बीघा है? ये है ना शहरी गतिहीन संपत्ति घर पर, भूमि भवन पर कर। कौन वसूलता है भूमि भवन पर कर? निगम वसूलता है। लेकिन निगम नियम तो ये है कि आप, सुविधा भी चाहिए ना, उस क्षेत्र में सुविधाएं उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। अब इस एरिया में
रेस्टर गेट के एरिया में वो सुविधाएं हैं क्या जो दूसरी कॉलोनियों में? इधर जो कॉलोनी है और उसी नाम की एक अलग दूसरी उधर कॉलोनी है, व्यास कॉलोनी, दोनों व्यास ही तो है, तो क्या दोनों की सुविधाएं अलग एक जैसी हैं क्या? फिर बसें तो दोनों कॉलोनियां यूएटी की है, अप्रूव्ड है। नहीं है ना? अरे सुविधा क्या चाहिए आपको? चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, बस ये तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए? तो भूमि का शुद्ध क्षेत्रफल, उपज का मूल्य कितना है, सकल कुल उपज कितनी हुई है, उसके अनुपात में वसूला जाएगा भू राजस्व कर। जमीन पड़ी है, पड़ती जमीन को या बंजर जमीन पर नहीं वसूला जाएगा। 3 चीजें हो गई, एरिया कितना है और कुल उपज कितना हुआ और उपज का मूल्य कितना है। संपत्ति पर कर राज्य सरकार का है, व्यवसाय कर राज्य सरकार का, कृषि आय पर कर राज्य सरकार का है, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, शुद्ध उपज, शुद्ध परिसंपत्ति का परिसंपत्ति पर 25 से, यानी पूरी शुद्ध परिसंपत्ति या शुद्ध कितना 25 से 50%, अब इतना नहीं है। उपज, सकल उपज का छठा भाग, ये छठा भाग नहीं है, तो छठा भाग ये पुरानी विधि के अनुसार है, 1/6 भाग वसूला जाता था। परिसंपत्ति है, कुल उपज, शुद्ध उपज या कुल जो उपज ही है एक तरह से, इसको छोड़ दो। नहीं है, अब तो ये एक बढ़ी जाती है कभी कभी, ना सुना है? हैं? नहीं, सब पे होता है, एक मिनिमम शुल्क है, वो कोई 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल में जब इंक्वायरी होती है तब भरते हैं, मामूली 100 रुपया होता है। कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियों में जमा होता है। हाँ, वो अलग अलग है, तो सिंचित क्षेत्र, बारानी भूमि में, कुओं द्वारा सूचित क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बिगोड़ी होगी। लगातार अकाल पड़ने से फसल खराब होने की स्थिति में भू राजस्व माफ कर दिया जाता था, वो पुराना ही सिस्टम चला रहा, ब्रिटिश काल में भी था। स्टाम्प पंजीकरण शुल्क राज्य की आय का छठा महत्वपूर्ण स्रोत। स्टाम्प शुल्क पूंजी दरों के कारण इसकी चोरी होती थी। ये मत लिखना, ये छोड़ दो, इसको ये ध्यान रखना। इसमें हाँ हाँ, चोरी नहीं होती। आप अब तो बहुत, अगर आप किसी स्टाम्प वाला अगर परिचित है ना, तो उससे बात करो, वो कहेगा कि कुछ नहीं है, हम केवल यहाँ बेगार ही कर रहे हैं। पहले जो स्टाम्प बेचते थे ना हार्ड कॉपी के रूप में, उसमें कुछ आय होती थी, अब एक स्टाम्प के पीछे कुछ पैसे ही मिलते हैं और करोड़ों रुपए में ठेका छूटा है, और पैसा सारा का सारा ऑनलाइन जाता है, और वो पैसा उस ठेकेदार के पास कुछ दिन या कुछ घंटों पर पड़ा ही रहता है। कुछ घंटे मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तो उसके पास पड़ा रहता है, उससे बड़ी मात्रा में उसको ब्याज प्राप्त होता है, और सारा ये ठेकेदारी 6 तारीख से पहले वाली थी, 5 तारीख से पहले वाली ठेकेदारी थी। नहीं आया समझ में? पिछली सरकार की ठेकेदारी है। आज अखबार पढ़ा, पत्रिका, ओएसडी आलोक शर्मा की न्यूज पढ़ना, वो क्या कहता है ओएसडी आलोक शर्मा ना? हाँ, उसने
अर्थ तो उसने वो सच तो बोला कि कैसे आएगी, आपकी घिरे हुए थे, कॉकस में थे, वही तो। नहीं, ये बेचारा कहाँ का, ये तो जैसे वो सीएम साहब कहते थे वैसे करता था। तो ये तो माना नहीं, इन्होंने कहा कि मैंने कई बार समझाया लेकिन माने नहीं, किसकी सुनते ही नहीं है। नीचे नीचे आइए, क्योंकि तो 3 आईएएस अधिकारी हैं और एक उनका एकदम निजी आदमी है, उनसे घिरे हुए थे, वही उठाते वही सुलाते के साथ, जैसे ठाकुर जी को सुलाते हैं ना, यही सुलाते थे और सुबह उठाते थे कि ठाकुर जी उठ जाओ। तो बढ़िया है, हारने से बच गया, इज्जत बच गई, वरना हारता बेचारा। अचल संपत्ति पर कर, जमीन और पर कर, अचल संपत्ति पर कर। अचल संपत्ति पर कर लगाती है जिससे का उद्देश्य सरकार के राजस्व को प्राप्त करना है, कोई ठीक ठाक है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अचल संपत्ति पर कर, आय बढ़ाना है उद्देश्य, और कोई भूमि, भवन, शहरी और केवल देखो कहां पर है, बिल्कुल मैरिज गार्ड में रजिस्ट्रेशन होता है और साल का टैक्स फ्री, टैक्स निश्चित है उसका, और वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। कौन सा वाला? नहीं, उसके बाद तो बीच में जो आयुक्त आए थे उन्होंने कुछ की थी काम, तब कुछ और रजिस्ट्रेशन हुए। तो अपन भी तो आराम पसंद है कि छोड़ो कौन पंगा लेवे, जबकि अगर सारंग इनक्वायरी अभी इस रोड पे यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर के आप बीके स्कूल तक जाओ, कितने मैरिज गार्डन है, मैरिज बन कितने हैं? नहीं, समाज वाले सस्ते ही है, प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल है वो महंगे होते हैं, ये महंगा है। ये तो शायद एक दिन का 1.25 लाख 1.25 लाख के आसपास है, वो 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 सस्ती है, वो सस्ती है। वो तो ट्रस्ट, वो तो समाज के लिए है ना। हाँ, वो उनका उद्देश्य प्रोफेशनल नहीं है। अभी ये यहाँ पर ये भवन है, राकावत भवन, रिजनेबल रेट पे जाता है। हाँ, आराम से ले सकते, ये इधर पारासर भवन है, ये भी मिल जाता है। हाँ, तो वो निजी है ना, वो तो अर्निंग के लिए बनाया गया, सेवा के लिए थोड़ी बनाया। बिक्री कर ये समाप्त कर दिया गया, राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण कर स्रोत था, समाप्त हो गया ना। ये किस में शामिल हो गया? जीएसटी में शामिल हो गया, तो लिखना ही नहीं है आपको, समाप्त कर दिया गया, जीएसटी में शामिल हो गया। कुछ कुछ कोई बात इंपॉर्टेंट है तो लिख लेंगे, बाकी जरूरी नहीं है। समाचार पत्रों को छोड़ के, समाचार पत्रों पे नहीं लगता, वस्तुओं पर लगता था जो देश में बेची जाती थी। कर, ये कर विक्रेताओं पर लगता था, और वसूला किससे ज्यादा था? जिसमें निर्माता और व्यापारी शामिल होते हैं। बिक्री कर विक्रेता के द्वारा बेची गई वस्तु पर लगता था, और ये कुल बिक्री पर लगता था, टोटल कितनी वस्तु बेची उस पर लगता था, जरूरी नहीं है। राज्य के भीतर बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगता था, और अब ये जीएसटी में शामिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल है बिक्री कर। नोट कर रहे हो? जरूरी नहीं है, नहीं पूछेंगे। उन्नीस 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया, कितने जनता पार्टी ने उसके स्थान पर क्या लगाया? वैल्यू एडेड टैक्स लगाने का सुझाव दिया, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स बहुत बाद में लगा, बहुत बाद। जनता पार्टी सरकार 1977, और वैल्यू एडेड टैक्स लगा शायद 1995 के बाद। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स लगाने की उसकी जगह
क्योंकि कच्चा माल खरीदा, उसको तैयार किया, तो उसमें वैल्यू एड हुई ना, वैल्यू एड हुई तो इसके अनुसार कीमत होनी चाहिए। और ये कई जगह लगता था, जगह 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 देना पड़ता था। हाँ वो डबल हो जाता था, तो फिर मिल जाएगा डबल। कच्चा माल, फिर तैयार माल, फिर उसकी पैकिंग की, और फिर लास्ट में जाकर तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, जबकि लगना क्या चाहिए, एक ही जगह लगना चाहिए। तो ये कीमत क्या हो जाती, महंगी हो जाती थी। यद्यपि ये कुछ साल ही रहा, उसके बाद इसको हटा दिया गया था। ये मूल्य वर्धित कर रहे हैं। हाँ वेट है तो वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा 2000 में करना, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है, ये है ही नहीं। अब कब लगा, अप्रैल 2003 में इस कर को लागू करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। 2005 में वेट एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें 250 से अधिक वस्तुओं पर 1 अप्रैल 2005 से 12.5% कर द्विस्तरीय वेट में लाने का निर्णय लिया। आप तो केवल इतना ही लिखो, कभी ऐसे रेफरेंस के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हो, बस बाकी जरूरी नहीं है। 2003 में इसको लागू किया गया और वर्तमान में ये नहीं है। मूल्य वर्धित कर, राज्यों को केंद्र ने विकल्प दिया कि 12.5% या 4%, कोई एक विकल्प चुन लें, और इसके लिए 1 वर्ष का समय दिया। जरूरी नहीं है, ये छोड़ दो। अब 5 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी, कोई व्यापारी साल का 5 लाख रुपए का आय करता है, तक व्यापार करता है, तो उस पर वेट लागू नहीं होगा। ये अब अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान में वेट कब लाया गया है, 2006 में। ये इसको लिख लो, राजस्थान में वेट 2006 में लाया गया। दो हजार छः में जैसे जीएसटी में जो राज्यों को हानि हो रही है, उसकी भरपाई कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। ठीक वैसे ही जब वेट लागू किया गया, तो इसकी भरपाई पहले साल 100% कौन कर रहा था, राज्य कर रहा था। जरूरी नहीं है। दूसरे वर्ष 25 वर्ष की भरपाई, तीसरे वर्ष 50 वर्ष की भरपाई, 50% की भरपाई। और वर्तमान में वेट की जगह जीएसटी लागू करने की योजना है। अब ये ध्यान रखना, वेट की जगह पर कौन आया, जीएसटी आया है। ये पूछ सकते हैं। यद्यपि जीएसटी में बहुत सारी अन्य कर भी शामिल है। वेट के मतलब वस्तु पर लगने वाला कर था। वैल्यू एड किसकी हो रही है, वस्तु की हो रही है। राज्य उत्पाद शुल्क, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान। राज्य उत्पाद शुल्क तो किस किस पे लगता है, शराब, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। और यह कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर पर लगता है। कर की दर अलग अलग होती है। तो आप तो इतना ध्यान रखना, किस पे लगता है, राज्य लगाता है। अब राज्य का ही कर रहे हैं, शराब, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों पर। अभी आया था, याद है, आया था उत्पाद शुल्क, शराब, उत्पाद और औषधियां, एक ही बात है नहीं। तो अब तो गांजा डोडा पोस्ट तो होता है, वो तो बंद हो गया।
नया सवेरा ऐसा कुछ योजना थी, पहले बंद हो गई, 14 के आसपास बंद हो गई। शराब पर कर सर्वाधिक होता है, किसी भी राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसका सेवन करते हैं। मतलब ऐसी, ऐसे देखा है मैं, जहाँ जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती वो भी पी रहे हैं। मतलब पूछना पड़ता है कि तू भी पीता है, लगता नहीं है। हाँ पी रहे हैं, हाँ पी रहे हैं, घर में अलमारियां लगा रखी है एकदम शोबाजी करके। तो हाई प्रोफाइल क्यों? और पीते हैं? नहीं पढ़ी लिखी होगी ना वो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी होगी। और एमए कम होता है कि शहर में एमए कर ले तो बहुत बहुत भारी भारी हो गया है। उत्पाद शुल्क देखें, ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना है। शराब, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों पर, मादक पदार्थों पर लगता है उत्पाद शुल्क। राज्य लगाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर है इसकी। और जो शराब, शराब पर इन पे जो कर लगता है उसी को तो क्या कहते हैं? आबकारी कर। आबकारी कर, आबकारी ऐसा लगता है कि भूमि है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऐसे आबकारी का मतलब ऐसा लगता है कि कोई जमीन पे या कुछ ऐसे क्षेत्र में लगता हो। तो अभी पानी पे तो लगता है, दारू है क्या? पानी तो है, पानी तो है, और क्या है? नहीं, कौन सा पिया था? अब ब्रांडी ले, वो लो, उसका टेस्ट। हाँ देते हैं ना। उसको क्या करते हैं, मटके की ठीकरी ली, ठीकरी को गर्म किया चूल्हे के ऊपर, और कटोरी में डाल दिया उसको, जो भी ब्रांडी है उसको, और ठीकरी को इसके अंदर छमका लगा दिया, फिर पिलाओ उसको, ऐसे पिलाओ, कच्चा नहीं पिलाना है। राज्यों से कर भिन्न आय, ये अपन कर चुके हैं। दो स्रोत हैं, अनुदान से और करों के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त कर भिन्न। केंद्र सरकार से अनुदान मिला और कर भिन्न आय जो अपन कर चुके हैं, शुरुआत में किया था। राज्य की आय के दो स्रोत होते हैं, केंद्र सरकार से अनुदान। अब अनुदान कौन कौन से मिलते हैं? अनुदान कौन कौन से मिलते हैं? वित्त आयोग जो भी तय करता है राज्यों का हिस्सा कितना है, एक वो आय, और एक वो जो वित्त आयोग अनुदान फिक्स करता है। अनुदान भी कौन फिक्स करता है? वित्त आयोग करता है। पहले कभी नीति आयोग, योजना आयोग करता था, अब कौन कर रहा है? वित्त नीति आयोग करेगा। वित्त आयोग के द्वारा तय किया गया अनुदान, और सॉरी, वित्त आयोग के द्वारा तय किया गया अनुदान, नीति आयोग के द्वारा योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्राप्त अनुदान। दो प्रकार से, नीति आयोग के द्वारा और वित्त आयोग के द्वारा। नीति आयोग और वित्त आयोग के द्वारा ये अनुदान दो प्रकार से हो गए, दो दो की सिफारिश से मिलता है अनुदान। वित्त आयोग के द्वारा तय और नीति आयोग के द्वारा। वित्त आयोग तो फिक्स कर देगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपके राज्य में कौन सी योजना चल रही है, और योजना आयोग, नीति आयोग देखेगा कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं पर खर्च कितना हो रहा है, और खर्च में से कितना हिस्सा। जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
नहीं सुना नाम? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP। आज उसकी पूरी डिटेल आई है कि अब ये गति पकड़ेगा, अब वास्तु गति पकड़ेगा। ये डबल इंजन हो गया, आगे भी इंजन है और पीछे भी इंजन है, तो डबल इंजन की सरकार आई है, तो ये गति पकड़ेगा। अब जो भी प्रोजेक्ट है ना वो सारे गति पकड़ेंगे। हाँ वो वापस चालू हो जाएगा। हाँ। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब OPS और अच्छे से लागू होगा। क्यों? क्योंकि जो OPS का पैसा था वो अब आएगा राज्य में। केंद्र सरकार के पास है कितना, 20,000 करोड़ कुछ ऐसा रुपए पड़ा है केंद्र के पास, तो वो अब आएगा के, वरना पहले आते तो कहते मोबाइल बढ़ जाता, महिलाओं को 10-10 नहीं दे देते थे, अगर कि चलो दे दे हैं, राज्य का पैसा है दे दो, कर्मचारियों का पैसा है, तो कर्मचारियों को तो मिलता नहीं मिलता, कुछ लोगों को जरूर मिल जाता वो पैसा। केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, ये एक संविधान का टॉपिक भी है। किसका है? संविधान का टॉपिक। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध होते हैं ना, 3 प्रकार के संबंध होते हैं जो 249 अनुच्छेद से लेकर के 278 तक है, 93 तक है। कौन से अनुच्छेद में? 264 से 293 के बीच कौन से संबंध है? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध है ये, विधायी संबंध नहीं, प्रशासनिक संबंध नहीं है ये केवल वित्तीय संबंध का प्रावधान है। 264 से 293 के बीच। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है ना, कार्यों का, उसमें वित्तीय स्रोतों का भी विभाजन किया गया है। इंपोर्टेंट है इधर, लिखो, देखो मैं बोलूं वैसे लिखो। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा किया गया है। वित्तीय साधनों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही तो है जो संघ सूची और राज्य सूची है। उसमें कह दिया कि कौन सा कर आप लोगे, कौन सा कर राज्य लेगा। इसमें जो अलग अलग सूचियां भी दे रखी है कि प्रथम सूची में उन करों का वर्णन है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और उन्हें संघीय या केंद्रीय कर कहते हैं। यानी जो संघ सूची का विषय है, 3 सूचियां हैं। देखो, संघ सूची में या प्रथम सूची में, संघ सूची में या प्रथम सूची में उन करों का उल्लेख है जो केंद्र लगाता है, जिन्हें केंद्रीय कर कहते हैं या संघीय कर कहते हैं। दूसरी अनुसूची में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों की सूची है। हाँ, राज्य सूची होगी ना। दूसरी अनुसूची में, अनुसूची नहीं, सूची लिखना। दूसरी सूची में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध में है ये। तीन सूचियां। और तीसरी सूची कैसी है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषयों का वर्णन है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध।
केंद्र द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। वे कर लिखना नहीं है, वे कर जो केंद्र लगाता है और केंद्र ही वसूल करता है और खर्च करता है। केंद्र लगाता है, खुद ही वसूल करता है और खर्च करता है। वे कर जो केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है और राज्यों में बांट दिया जाता है। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है, एकत्रित करता है और राज्यों में बांट दिया जाता है। और तीन ही है, 4 कैसे हो? केंद्र के द्वारा लगाए गए करों को, हाँ, एक ऐसे कर जो राज्य लगाता है, लिखो, देखो इनको लिखो। वे कर जो राज्य लगाता है, केंद्र लगाता है, वसूलता है और खर्च करता है, वसूलता है और खर्च करता है। दूसरा, वे कर जो केंद्र लगाता है, वसूलता है और राज्यों में बांट दिया जाता है। एक उसने खुद ने खर्च किया, दूसरा राज्यों में बांट दिया। केंद्रीय वसूलता है और राज्यों में बांट दिया जाता है। तीसरे प्रकार के केंद्र, ये इसमें थोड़ा संशोधन करना है। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है, ठीक है, और राज्य वसूलता है, केंद्र लगाता है, राज्य वसूलता है। एकत्रित कौन करता है? राज्य करता है, और फिर वो सभी राज्यों में बांट दिया जाता है। सभी राज्यों में बांट दिया जाता है। बांटेगा कौन? केंद्र ही बांटेगा। वसूल कौन कर रहा है? राज्य वसूल कर रहा है और केंद्र के पास भेज दिया। और एक कर ऐसा होगा जो केंद्र लगाएगा, राज्य लगाएगा, वसूल करेगा और खर्च करेगा। हाँ, चौथा प्रकार का लिख लो। राज्य लगाएगा, वसूलेगा और खर्च करेगा। समझ गए? अब जो संघीय सूची है उसमें ये 4 हो गए, 4 हो गए। एक केंद्र वसूलता है, केंद्र लगाता है और खर्च करता है। दूसरा क्या था? केंद्र लगाता है, वसूलता है और राज्यों में बांटता है। तीसरा, केंद्र लगाता है, राज्य एकत्रित करता है और फिर उन राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। चौथा है राज्य लगाता है, राज्य वसूलता है और खर्च करता है। ये वो कर है जो संघ सूची में है। लिखोगे क्या? कुछ कुछ जहां डाउट हो ना वो जरूर लिख ले। जैसे आयकर, हमें पता है आयकर केंद्र सरकार का है। निगम कर हमें पता है राज्य सरकार का है। सेवा कर हटा दो, यहां जीएसटी कर दो। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का है। ये पूछ लेते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र द्वारा वसूला गया या केंद्र द्वारा लगाया जाता है या संघ सूची में है। हाँ, कॉर्पोरेट वो ये निगम नहीं है, नगर निगम वाला निगम नहीं है ये। कॉर्पोरेट है। प्राइवेट नहीं है ये। प्राइवेट में तो अलग अलग कंपनियों पर, हाँ कंपनियों पर लगता है। व्यक्ति और संपत्तियों की
पूंजी पर, यानी पूंजी के मूल्य पर, व्यक्तियों की जो संपत्ति है उनका जो उनका मूल्य पर लगता है। स्टाम्प शुल्क, ये क्रय विक्रय कर, फिर किस में आ गया, जीएसटी में आ गया। रेल किराया भाड़ा, किराया भाड़ा अलग होगा क्या, भाड़ा माल पे लगता है, सामान, मालगाड़ी में जो सामान भेज दिया जाता है उस पर भाड़ा लगता है, और यात्रियों का किराया होगा, न कि भाड़ा होगा। बोल लेते हैं गांव में भाड़ा कितना है, वो अलग बात है, लेकिन किराया भाड़ा यानी रेल, सड़क परिवहन, वायु मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों व माल भाड़े पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर क्रय विक्रय पर कर, क्रय विक्रय पर कर। ये सारे संघीय सूची के थे। अब राज्य सूची के कर, वे कर जो राज्य लगाती है, संग्रह करती है और इनको खर्च नहीं, वसूली का अधिकार है। अच्छा ठीक है, ऐसे कर जो राज्य लगाती है, संग्रह करती है और खर्च भी करती है और केंद्र सरकार के पास जमा भी करवा सकती है। तो इन करों की वसूली का अधिकार है वो केंद्र को भी दे सकती है कि आप ही वसूल, जब आप ही को देना है तो हम वसूल करके आपको दें, इससे बढ़िया है आप खुद ही वसूल लो। वे कर जो राज्य लगाती है, संग्रह करती है, वसूलती है और केंद्र को जमा करवाती है, और केंद्र को जमा करवाती है। चाहे तो, वरना खुद ही वसूलेगी और केंद्र के पास जमा करवाएगी। राज्य के हमारे पास सेटअप नहीं है, आप ही वसूल लो, लेकिन ऐसा होता नहीं, राज्य वसूलता है। केंद्र इन करों को वसूल कर राज्यों को देगा। राज्य सरकार लगाती है, राज्य सरकार ही संग्रह करती है और केंद्र के पास जमा कर देती है। और ये कौन सी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची, तीसरी में तो संवर्तिक है, 7वीं अनुसूची में, दूसरी सूची में। राज्य सूची के विषय है ना, वही तो है। राज्य सूची के जो विषय है वो राज्य लगाएगा, राज्य वसूल करेगा और केंद्र के पास जमा कर देगा, और केंद्र फिर उनको राज्यों के अनुपात में बांट देगा, जिससे 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 ज्यादा आय होती है उसको ज्यादा मिलेगा, जिससे कम आय होती है कम मिलेगा। अब फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य जिनकी आय कम होती है वो पिछड़े रह जाएंगे, तो उनको अनुदान भी दिया जाता है, और जिनसे अधिक आय होती है उनको पैकेज दिया जाता है। समझ गए, 7वीं अनुसूची में है ये, तो पता है आपको, संविधान में भी पढ़ा है आप। चले आगे। अब कौन कौन से कर है जो राज्य लगाएगा, जो राज्य सूची में है, आराम से देखो। भूमि पर लगान,
कृषि भूमि पर है ये। भूमि पर लगान। जीएसटी है वस्तु के क्रय विक्रय पर, अब जीएसटी हो गया है। भूमि भवन पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि आय पर कर, बिजली बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर कर, बिजली बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर कर। आपने कोई सोलर प्लांट लगा रखा है तो आप पे टैक्स लगेगा, बेच रहे हो। और जो खरीदने वाले तो देते ही है, उपभोक्ता देते ही है, बेचने और विक्रय कर, विक्रय पर कर। उपयोग कर रहे हो, उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं और उत्पादक बेच रहा है। और सड़क व आंतरिक जल मार्ग के आवागमन पर कर। आंतरिक दो राज्यों के बीच में नहीं। हाँ, आया समझ में? थोड़ा ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य वसूलता है, इतना ही पूछा जाएगा। पथ कर सड़क, विज्ञापन पर कर। आप विज्ञापन दे रहे हो तो आप पे टैक्स लगेगा। रेडियो दूरदर्शन समाचार के विज्ञापन के अलावा टैक्स इन पर भी लगता है, टैक्स इन पर भी लगता है, लेकिन ये केंद्र लेती है। हाँ, लोकल कौन सा हुआ? वो ऐसे ही था। बंद हो गया नहीं क्या? बंद हो गया शायद वो, बीच में पूरा सेटअप लगाया था, फिर धीरे धीरे सर्कुलर हुआ नहीं ज्यादा। हाँ, जनता नहीं देती ना वोट ऐसी पार्टियों को, जनता को। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, शराब एल्कोहल नारकोटिक्स के उत्पाद शुल्क पर, ये पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं। हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारे बीच में कांग्रेस बीजेपी कोई विवाद हो, है क्या रक्षिता? लग रहा है तुम्हें कहीं विवाद है? हैं? विवाद है क्या? ये तो विचारधाराएं हैं, ये सीख रहे हैं कैसे। ऐसे कर जो केंद्र लगाती है, वसूल व उपभोग राज्य करता है, ऐसे करों का उल्लेख संविधान के 268 में है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? केंद्र लगा रहा है, वसूल और उपभोग कौन कर रहा है? केंद्र ने लगाया, राज्य सरकार ने वसूला और खर्च कर लिया। इनका उल्लेख अनुच्छेद 268 में है। जैसे स्टाम्प शुल्क कौन लगा रहा है? केंद्र। वसूल कौन कर रहा है? राज्य। और खर्च राज्य कर रहा है। औषधियां कौन लगा रहे हैं? केंद्र। उपभोग राज्य करता है, बस दरें केंद्र निर्धारित करेगा।
कि आपको किस दर से वसूल करना है। पूछ लेते हैं कभी, यदि एग्जामिनर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगा लेता है, लेकिन बहुत लेट पहुँचता है, क्योंकि RS-प्री का पेपर देखा होगा, नियुक्त ढांचे गठबंधन तक ही रहा है, राजनीतिक संविधान पर तक ही रहा, वो नियुक्तियां दी, ढांचा दिया, संरचनाएं दी, उसकी पूछ ली, अधिकार शक्तियां पूछ ली। ये केंद्र राज्य संबंध है ना, यहाँ से प्रश्न नहीं आते। एक भी बड़ा एग्जाम देना चाहते हो UPSC का, ऐसे कर जो केंद्र लगाता है, ये वाले कौन से थे, केंद्र ने लगाए पीछे वाले पेज पे, वसूले राज्य ने और खर्च भी कर लिए। ये केंद्र लगाता है, केंद्र ही वसूल कर रहा है और पूरी राशि राज्यों में बांट देता है, खुद भी नहीं रखता है, खुद भी नहीं रखता है ये कर। जैसे उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर ये पिछले आया था ना, ध्यान दिया हो तो, संघ सूची के विषय नहीं है क्या ये आए थे, वही आए थे ना, ये देख कौन सा, हाँ ये उत्तराधिकारी नहीं था, नहीं था ना उसमें, संपत्ति हस्तांतरण पर कर था उसमें, ये संपत्ति हस्तांतरण तो केंद्र लगाएगा, वसूलेगा और बांटेगा। केंद्र लगाएगा, वसूलेगा और बांटेगा। उत्तराधिकारी कर वायु, रेल और समुद्र द्वारा ले जाने वाले माल पर कर। रेल माल भाड़ा पर कर, समाचार पत्रों विज्ञापनों पर कर, और वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। ये तो GST हो गया, समाचार पत्रों पर नहीं, समाचार पत्र टैक्स फ्री होते हैं। हाँ तो रियायत दर पर होता है ना। अब जो अखबार आपके पास आता है ना, वो अखबार अगर मूल मूल्य अगर उसका वसूला जाए तो 20-22 रुपए का हो जाता है, कम से कम 20-22 रुपए। यहाँ आपको कितने रुपए मिलता है, 5-7 रुपए मिलता है। इसीलिए उस पर विज्ञापन, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि अखबार हम विज्ञापन के लिए खरीदा है। कभी कभी डबल भी छापते हैं, दीपावली, होली, 15 अगस्त, 26 जनवरी। डबल का छांटे का मतलब ये नहीं है कि डबल न्यूज आएगी, उसमें एक विज्ञापन ही होंगे, और वो विज्ञापन देने से कोई मतलब ही नहीं, कौन पढ़ता है इसको, तो रखते हैं साइड में, यूं देखा अच्छा ठीक है साइड में रख लो, विज्ञापन है। एक अखबार विज्ञापन, धनतेरस वाला अखबार विज्ञापन का ही होगा। दीपावली से मतलब दीपावली 2-3 दिन तक डबल डबल आएंगे, पैसा तो 5 की, लेकिन पैसे भी अपन को ऐसा नहीं है कि वो पैसे कितने लेगा वो, नहीं, जब 2 अखबार देता है तो तब भी 5.5 देता है, क्यों, हमने थोड़ी मंगाया है। ऐसे कर जो केंद्र लगा रहा है, अभी तक सारे केंद्र ही लगा रहा था ना, केंद्र लगा रहा था, वसूला और खर्च हस्तांतरित किया, पीछे वाला केंद्र लगाया, राज्य ने वसूला और खर्च कर लिया। ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और
केंद्र व राज्यों के बीच में बांट दिया जाए। केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया, कुछ खुद रख लेगा और कुछ राज्यों को दे देगा। जैसे मनोरंजन कर, ऐसे संसाधन जो राज्य से प्राप्त हुए, कोई भी संसाधन यानी कोई भी आय का कोई स्रोत राज्यों से प्राप्त हुआ है तो वो राज्यों में बांट दिया जाएगा, खुद रख लेगा कुछ। कृषि के अलावा अन्य कोई भी कर प्राप्त हुआ है और उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क ये वो कर थे जो कौन लगा रहा है, राज्य लगा रहा है, केंद्र लगा रहा है। केंद्र ही इकट्ठा कर रहा है और कुछ खुद रख रहा है, कुछ राज्यों में बांट रहा है। गैस का भंडार मिल गया, कोयला मिल गया, हाँ टैक्स लगाएगा। फिर क्योंकि राज्य का हिस्सा हो गया ना, राज्य का संसाधन हो गया तो राज्य का भी भूमिका भागीदारी होगी उसमें। ये रिफाइनरी हो गया। केंद्र व राज्यों के खातों को अब टैक्स आया तो टैक्स कहीं न कहीं तो जाएगा ना, तो ये 3 प्रकार के खाते हैं, ये संविधान में भी पढ़ेंगे अपन। संचित कोष, आकस्मिक कोष और लोक लेखा या लोक खाता। लोक लेखा, संचित कोष, आकस्मिक कोष और लोक लेखा। संचित कोष, आकस्मिक कोष और लोक खाता। तीन प्रकार खाते होते हैं। कौन से अनुच्छेदों में? उसका सेक्शन अलग हो जाएगा। 67(1), 67(2) ऐसे करते, यानी दो तीनों के तीनों 266 से 268 तक। संचित कोष ये संविधान में भी आएगा। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी कर, ऋण, प्राप्तियां और अन्य स्रोत संचित निधि में जमा होती है। राज्य के सारे आय के स्रोत इसी में जमा होते हैं, ऐसे लिख सकते हो। राज्य के समस्त आय के साधन, आय से होने सब, राज्य की सभी आय चाहे वो उधार दिया है, चाहे कोई ऋण प्राप्त हुई है, उधार दिया और वापस प्राप्त हुआ है, ब्याज प्राप्त हुआ है, ऋण प्राप्त हुआ है, वो सारा इसी में जमा होगा। और सारा इसी में जमा होगा तो खर्च भी होगा इसमें। तो सरकार के सभी खर्च संचित निधि से होते हैं। सभी खर्च किससे होते हैं? संचित निधि से होते हैं। अब यहां से पैसे निकालना है तो संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जबकि आकस्मिक निधि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। ध्यान दिया था आपने, बजट किया था ना, बजट किया था ना, मांगे, अनुदान, वो यहीं से तो निकल रही है। संसद की अनुमति के बिना ये कोष से पैसा नहीं निकाला जा सकता, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया यहाँ पर। संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
पहले अनुदान मांगे पेश होगी, फिर उसको बहुमत होगा, उसको पास किया जाएगा, तभी उसमें से पैसा निकाला जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए भी इसी प्रकार का एक संचित कोष होता है। इस कोष में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का भुगतान होता है। आपने किया था ना सर्विस रूल में, संचित निधि से होगा तो वो रेगुलर होगा, और संचित निधि से भिन्न आय से, संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैदेशिक सेवा में माना जाएगा। संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन संचित निधि से, केंद्र में भी यही होता है, केंद्र में भी यही होता है। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है उनको वेतन संचित निधि से ही दिया जाएगा। इसकी हाँ आएगी, बढ़िया है, आ जाए तो। नहीं आएगा, काम होगा, चिंता मत करो। कई जने अफवाह फैला रहे हैं कि ये नई सरकार आई है काम नहीं करेगी, भर्तियां नहीं निकालेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बार सरकार बिल्कुल अलग मूड में है, और मूड आपने 3 लोगों को देख लिया होगा। बताऊंगा कौन कौन से 3 लोग हैं। 3 लोग एक्शन मोड में है पूरी तरह से। खुली चेतावनी है अपराधियों को, बिल में बांट जाओ, चले जाओ या हाथ खड़े कर लो। यद्यपि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अलग पार्टी होती है जो शरण में बुला लेती है अपराधियों को। ये तो कहेगा आप अपराध मुक्त हैं, उत्तर प्रदेश की तरह होगा। नहीं, कोई हो काम ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछली सरकार बनी थी ना। बाद में बताऊंगा पूरी स्टोरी क्या है घटना का। आकस्मिक निधि 267 में है। अचानक व बिना विलंब के खर्च करने के लिए इस कोष से धन व्यय किया जाता है। इसको नहीं लिखना है, ये मैं बताऊं वैसे लिखना है। अचानक होने वाले खर्चों को यहीं से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें के लिए विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। दूसरे मैंने वही लाइन बोली है, इसीलिए तो थोड़ा गतिशील रहो, साथ साथ चलो। तो बिस्तर पकड़ लो। अचानक और तुरंत खर्च करने वाली राशि यहां से निकाली जाएगी। एक, इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी लाइन है। विनियोग अधिनियम की व्यवस्था नहीं की गई है, विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं है, यानी विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। धन विधेयक या वित्त विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। विनियोग विधेयक यही तो होता है, या तो धन विधेयक होगा या वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक होगा तो धन खर्च होगा, और कोई वित्त विधेयक होगा तो कोई न कोई कर प्रस्ताव होगा। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में अनुमति ली जाती है, खर्च करने के बाद अनुमति ली जाती है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खर्च करने के बाद अगर राज्य का है तो राज्यसभा से, लोकसभा, विधानसभा से, और केंद्र में है ऐसा संचित इस कोष से खर्च किया गया है तो लोकसभा में क्या ली जाएगी, भरपाई की जाएगी, इसकी अनुमति ली जाएगी। वो बताऊं कैसे होगा। अनुमति हो गई एक तरीके से। अनुमति क्या होगी, देखो, आकस्मिक निधि में से पैसा निकाल दिया, लिख लो पहले इसको। भरपाई
संचित निधि से की जाएगी। भरपाई इसकी पूर्ति संचित निधि, बस यही तो हुई ना, समझ गए। संचित निधि से पैसा निकाला तो पहले अनुमति लो, फिर उसमें से पैसा निकालो। और आकस्मिक निधि से पैसा निकाले तो निकाल दिया, अब वो क्या कि वहां से आकस्मिक निधि में पैसा कहां से आएगा, तो संचित निधि में से निकालना है, तो फिर उसको संचित निधि में से पैसे निकाल के वहां खर्च कर लो। तो अनुमति तो पहले ले ही ली, आकस्मिक निधि से खर्च किया तो राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च हुआ। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति महोदय का होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ले ली। तो कि भाई आप इसका खर्चा आप ही की अनुमति से लिया है, तो इसका खर्चे की भरपाई तो करनी पड़ेगी, वापस उसको भरना है कोष को, तो कहां से करेंगे, संचित निधि से करेंगे। लोक लेखा, इसमें जनता की सारी बचतें होती है, पूरा लिखना नहीं है। आप देखो क्या क्या है, देखो लघु बचत, भविष्य निधि, जो जीपीएफ वगैरह होता है ना, पीएफ वगैरह, वो इसी में जमा होता है। सभी प्रकार के सरकारी और सरकारी कंपनियां, निगम, कॉरपोरेट, जो भी कर्मचारी हैं वहां पर स्थायी, उनका पीएफ वगैरह, जीपीएफ वगैरह इसी में जमा होता है। और जो सरकार की बचतें होती, जनता की बचतें होती हैं जो जमा करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने किसान विकास पत्र खरीद लिया, वो पैसा किस में जमा होगा, इसी में जमा होगा, लघु बचतें होगी वो। एफडी और नहीं, आपने बैंक में एफडी कराई, वो इसमें जमा नहीं होगी, वो तो बैंक के पास रहेगी। गवर्नमेंट कौन सी देगी, नहीं, वेतन में से जो कट रहा है वही तो, वो तो हो गया, पीएफ और जीपीएफ हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ लघु बचत की। आपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया, वो पैसा कहाँ जाएगा, लोक लेखा कहलाएगा। और उसके लिए इस पर नियंत्रण ना तो लोकसभा का होता है, न विधानसभा का होता है, किसी का नियंत्रण नहीं होता है, न अनुमति लेने की जरूरत है। कर्मचारी रिटायर हुआ, आपका पैसा रिटायर की 6 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और रिटायर से पहले ही आपका जो भी पैसा बनता है वो उस तारीख के हिसाब से आपके खाते में आ जाएगा। संसद में, विधानसभा में किसी की भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं। ये तो पहले आता है 2 महीने पहले, बाकी तो बाद में मिलता है। अरे तो जी हाँ, ये आएगा, तो बाकी तो जो बनेगा वो बाद में बनेगा, उसके अनुसार बनेगा आपकी सर्विस। जीपीएफ कम होता है क्या, अब भूख हेती है तो भूख कैसे मिटेगी, तो कम कैसे होगा, तो उतना ही मिलेगा जितना आपका जमा हुआ है, ज्यादा कहां से मिलेगा। आपकी सर्विस हुई है 25 साल की, तो उसके अनुसार मिलेगा, कितना जमा हुआ उसके अनुसार मिलेगा, ज्यादा कहां से मिलेगा आपको बताओ, कहां से मिलेगा ज्यादा, सरकार के पास जमा करवाए उतना मिलेगा आपके पास। तो ये भूख है ना, ये भूख नहीं मिटती है, पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, पेटी नहीं भरती। सर्वे भूमि गोपाल की, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, पेट भरता है, पेटी नहीं भरती, ये एथिक्स है। प्रकृति ने हमें इतना संसाधन दिया है कि हमारा पेट आराम से भर सके, इतना संसाधन है। आप बिना कमाए भी प्रकृति में बैठकर आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो, इतना संसाधन है। लेकिन लोगों ने पेटियां भरनी, अलमारियां भरनी, बक्से भरना पर शुरू किया, पिलर के अंदर पैसे डालना शुरू कर दिया, थोथे खोखले पिलर बना रहे, फिर बेचारे घर बैठ बैठ पेट कैसे भरा जाएगा। जब पूरा पाषाण, नवपाषाण, उस जो वो काल जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं था, तो कहां से भरता था पेट, प्रकृति से तो भरता था, क्योंकि जनसंख्या कम थी तो संसाधन भी कम था, रुपए नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, कुछ थे ही नहीं, पेड़ पौधे, नदी और जानवर, यही तो थे। भरता कि नहीं भरता पेट, इसका मतलब ये थोड़ी था उस समय जनसंख्या थी नहीं, लोग तो थे ही। हिंदू काल में नहीं भरा जाता था क्या पेट, वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल में कौन से उद्योग थे, केवल कपड़ा बनाना जानते थे, सुथार था, सोनार था और ये लोहार था, वो तो हथियार बनाते थे, कोई रथ बनाते थे, कोई कपड़ा बनाता था। आय के स्रोत क्या थे, जीवनयापन होता था कि नहीं होता था। इसलिए आलोचक मत बनो, प्रशंसक बनो, लोगों की प्रशंसा करनी सीखो। आलोचना के लायक है, मैं अगर उसको गालियां दे आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर आदमी आलोचना के लायक नहीं होता है, समझ गए। मैं नाम लिया सरकार का,
मैं तो हर आदमी की बात कर रहा हूं जिसकी हम आलोचना करते हैं। वित्त आयोग 280 में है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा। हाँ, दो ही तो है सर, एक 200 इसको देखना पड़ेगा, देखना नहीं 67 में ही है, 68 में नहीं है। वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग का प्रावधान है संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता के अनुसार और जरूरत पड़े तो पहले भी उसका गठन किया जा सकता है। तो हटा देना, आप पहले भी गठित कर सकते हैं। ऐसी लाइन आ जाए कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में एक ऑप्शन में। अनुच्छेद 280 गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? 5 वर्ष में एक बार। लिख लो, लिखो, बोल रहा हूं। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा आवश्यकता के अनुसार 5 वर्ष में पहले भी और प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग पढ़ने की जरूरत है क्या? आई बात समझ में? सीधा आएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? कि 5 वर्ष में एक बार। क्या पहले कर सकता है? जरूरत पड़े तो पहले भी कर सकता है। लेकिन जब 5 वर्ष के लिए काम कर रहा है तो पहले करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या काम करेगा वित्त आयोग? संचित कोष व राज्यों को राज्य के लिए अनुदान का निर्धारण करना। संचित कोष से, कौन सा संचित कोष? केंद्र सरकार का। लिखो इस पॉइंट को। राज्यों के लिए अनुदान का निर्धारण करना। अब कहां से करना ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि संचित निधि से करना है कि आकस्मिक निधि से करना है, कहां से करना है। राज्यों के लिए अनुदान का निर्धारण करना नहीं है। अगर जरूरत पड़ जाए तो आपात का कोई ऐसी, हाँ तो हुआ ना, कंडीशन आकस्मिक निधि से कंडीशनल होगा। लिखना नहीं है, ध्यान रखना। केंद्र व राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण के संबंध में दिशा निर्देश देता है। ये लिखो, वित्तीय हस्तांतरण के लिए दिशा निर्देश देता है। और वित्तीय हस्तांतरण किसके बीच में हो रहा है? केंद्र और राज्य के बीच हो रहा है। राजस्व का वितरण, राजस्व का वितरण, राजस्व कौन सा? हाँ, कर या कर भिन्न जो भी आय प्राप्त होती है। राजस्व का मतलब तो विशेष कर का होता। कर, राजस्व का वितरण और राज्य का हिस्सा निर्धारित करता है कि राज्यों का हिस्सा कितना होगा। ये वित्त आयोग करता है। केंद्र राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले राजस्व का वितरण और राज्य का हिस्सा निर्धारित करना। आगे बात समझ में? राजस्व का वितरण और राज्य का हिस्सा कितना होगा उसका निर्धारण करेगा। और जो राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में सुझाव देता है कि राज्य को कितना ऋण देना है और किस शर्त पर देना है। देखो, वैसे बोलूं वैसे लिखो। राज्यों को ऋण देने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। राज्यों को
ऋण देने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। और क्या करना है? बात तो वो हो ही गई, वैसे तो यहाँ पर राजस्व का वितरण करना। तो राजस्व यानी आयकर और अन्य करों का विभाजन तथा वितरण के लिए दिशा निर्देश कर। आयकर और करों के विभाजन तथा वितरण के लिए दिशा निर्देश कर। बात सारी करों की जा रही है। एक ऐसे देखा जाए तो वित्त आयोग का एक ही कार्य है, केंद्र और राज्य के बीच अनुदान, कर, आय के स्रोतों का वितरण के लिए वितरण का निर्धारण करना, हिस्सेदारी निर्धारण करना, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करना। आई समझ में? वित्त आयोग का कार्य जैसे इतना लिखा हुआ है, लाइन तो एक ही है। केंद्र को होने वाली आय और राज्य से प्राप्त होने वाली आय को केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करना, ऋण देने, अनुदान करने, संसाधनों का वितरण करने, आय में से हिस्से का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। ये वित्त आयोग का गठन है कब हुआ? पहली बार 1981 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, पहले आयोग के अध्यक्ष। कुछ जो आयोग हैं उनके आगे अध्यक्षों के नाम जरूर ध्यान रखना, कुछ के, सबके नहीं रखने, नहीं सबका वर्ष ध्यान रखना। एक केसी नियोगी का जरूर ध्यान रखना, जो 1951 में गठित हुआ था और उसका कार्यकाल 1952 से 57 तक था। कार्यकाल 52 से 57 था। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब देखो कुछ के नाम ध्यान रखना, जैसे के संथानम, नाम सुना होगा। कमेटी गठित थी जिसके आधार पर लोकपाल वगैरह, लोकपाल नहीं, सतर्कता आयोग, संतानम समिति। ए के चंद्रा, राजमन्नार, ये बहुत फेमस आदमी है राजमन्नार, इनका भी आयोग बना हुआ है। महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, कुछ के जरूर नाम जरूर कर ले, देखो लिख लो इनके। वर्ष नहीं लिखना, वर्ष वैसे चलते रहेंगे, ध्यान 5-5 साल के अंतर से हैं, कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं आएगा। देख लेंगे कहीं गैप आएगा तो आपको केवल एक का ध्यान रखना। 51 में गठित हुआ, 52 में काम शुरू हुआ, तो अगला ये 57, फिर अगला 62, फिर 66, फिर 69, फिर 74, यहाँ खत्म हुआ, शुरू हो गया। गठन 1 साल पहले हो जाता है, गठन है वो 1 साल पहले हो जाता है, या 2 साल पहले कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट है वो जो भी सिफारिशें दी जाएगी वो 5 साल पूरे होने पर ही प्रभावी होगी। 5-5 साल का है। आप तो ईयर में ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये एक ही लिखो, केवल आप एक लिखकर फिर इनको आगे 5-5 साल के लिए करते रहो। कैसे नहीं है? कहाँ नहीं है? कौन सा है? देखो 64 है। हाँ तो पहले गठित हो गया ना, ये पहले गठित हो गया 64 से 69, ये तो हो गया 62 से 62, 63, 64, 65, 66 हो गया 5 साल, ये हो गया ना। 62 से 66 काउंट कर लो, और फिर 64 में गठित हो गया ये देखो, ये 66 में प्रभावी हुआ, गठन कब हुआ? 64 में हो गया। ये
68 में गठित हुआ और 69 में प्रभावी हुआ। ये यही तो है। एक ही जगह तो है ये। महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जेएम सेलेट, वाई बी चौहान, एनकेपी साल्वे, काफी फेमस लोग थे ये। यानी ये कहो कि इनके पत्थर तिरते थे, ऐसे फेमस लोग थे उस दौरान। एनकेपी साल्वे अभी भी शायद है नहीं है ये। केसी पंत, भारतीय कभी रक्षा मंत्री भी रहे हैं ये केसी पंत, कृष्णचंद पंत। एएम खुसरो। अब देखो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और आरबीआई गवर्नर नहीं है क्या? आरबीआई गवर्नर भी है रंगराजन। विजय केलकर, कमेटियां बनी हुई केलकर कर सुधार से संबंधित हैं। वाई बी रेड्डी क्या गवर्नर रहे या नहीं रहे? नहीं रहे। वाई बी रेड्डी देखना, नोट मिल जाएगा आपको। चांस तो कम ही है, लेकिन पूछ ले कौन से अध्यक्ष रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे। बाकी तो ये देखो बराबर ही आ रहे हैं। 5 साल पूरे हो रहे हैं। देखो 84 से 89, 89 से 95, 2000, 2002 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15 और 15 से 20, 5 साल यार। 84। अब ये करेंगे अपन कल। ये करों से संबंधित सुधार की समितियां हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए गठित समितियां, कुछ काम की समितियां हैं उसमें, और कहीं पूछे हुए भी है अलग अलग एग्जाम। और इस मेंस में भी पूछी हुई है, बता दूंगा कौन कौन सी है। राज मन्नार,